सुधा की ननद कोमल की शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, इसलिए दिल्ली में रहने वाली सुधा, जिसकी ससुराल कासगंज में थी, शादी में जाने की तैयारियां कर रही थी। अचानक सास का फोन टपक पड़ा, जिससे सुधा मई की भीषण गर्मी में झुंझला गई। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब हमें कल ही कासगंज जाना पड़ेगा? हाँ सुधा, माँ ने बोला है। शादी को 15 दिन बाकी रह गए। वहाँ बहुत से काम है जिसमें उन्हें हमारी भी जरूरत है। वैसे कायदे से देखा जाए तो सारी तैयारी बड़े भैया भाभी ही कर रहे हैं। अब 15 दिन तो कम से कम हम अपने घर की शादी के लिए निकाल ही सकते हैं ना। यार इतनी गर्मी है वहां तो लाइट पानी भी परेशान करता है। मुझे तो अभी से घबराहट हो रही है। पता नहीं कोमल की शादी गर्मियों में क्यों रख दी। इतनी गर्मी में शादी में जाने का मन ही नहीं हो रहा। मम्मी, हम कोमल बुआ की शादी के लिए कल ही जा रहे हैं। मम्मी, फिर वहाँ बहुत मजा आएगा। अब तो हमारी समर हॉलीडेज भी शुरू हो गई हैं। अब तो मुझे होमवर्क भी नहीं करना पड़ेगा। वैसे गर्मियों की शादी का एक फायदा तो है सुधा, बच्चों के स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो फिक्र नहीं रहती एग्जाम वगैरह की, है? जितनी मर्जी कह लो ये सब बातें, पर गर्मियों की शादी से मुझे बड़ी नफरत होती है, खासकर तब जब शादी के लिए सारा तामझाम उठाकर दूसरे शहर जाना पड़ता है। अभी तो मैंने शादी के लिए कोई ड्रेस भी सेलेक्ट नहीं की, पता नहीं क्या पहनूंगी। गुस्से में सुधा ने पैकिंग की और अगले दिन वो पति और बच्चों के साथ कासगंज ननद की शादी में पहुंच गई। अरे बड़ी बहू, वो हाथ वाला पंखा ले आ। वैसे तो रोजाना लाइट पूरी आ रही है, पता नहीं आज ही क्यों इतनी देर कट मार गई। अरे माँ, लाइट को भी पता था आज दिल्ली वाले आ रहे हैं, इसीलिए चली गई। सब हंस देते हैं। ताऊ जी, आइसक्रीम खानी है। मुझे भी आइसक्रीम खानी है। खुशी, वंश, पापा को रहने दो, हम सब चलते हैं। हमें दुकान पता है जहाँ पर आइसक्रीम मिलती है, चलो। हाँ वंश, चल, मैं तुझे कोल्ड ड्रिंक भी पिलाऊंगा। अरे बच्चों रहने दो, गर्मी में ठंडी चीज लोगे बीमार हो जाओगे। सुधा, बच्चों को इतना नाजुक मत बनाया करो, सब कुछ खाने पीने दिया करो। पता नहीं तुम बड़े शहर वाले बच्चों को इतना नाजुक क्यों बनाकर रखते हो। सुधा भाभी, आप मेरी शादी में बारात में क्या पहनोगी? अभी तो कुछ लिया ही नहीं है, खरीदने का टाइम ही नहीं मिला। अरे शादी तो आई खड़ी है और तुमने अभी तक कुछ खरीदा नहीं। अरे बहू, जिस दुकान से तुमने लहंगा चोली खरीदा है वहीं से बहू को भी कल दिलवा दो। माँ जी, इतनी गर्मी में लहंगा नहीं पहना जाएगा, बहुत गर्मी है। मैं तो सोच रही थी एक सिंपल सी साड़ी पहन लूं। अरे बहू, घर की शादी है, मेहमानों के सामने तुम लोगों ने ही रहना है। बारात का स्वागत तुम सबने करना है। घर की बहुएं हो तो भारी लहंगा या बनारसी साड़ी ही अच्छी लगेगी। कल बहू के साथ जाकर बढ़िया सा भारी लहंगा खरीद लाओ। सुनो जी, तुम पैसे दे देना, जितने का भी आएगा सुधा बहू खरीद लेगी। हाँ हाँ बड़ी बहू, तुम खरीद लाना, दुकानदार से पर्ची बनवा लेना, मैं खुद ही दे दूंगा पैसे। ठीक है बाबूजी। लाइट चली गई और रात भर नहीं आई। घर में इन्वर्टर भी नहीं था। सब लोग घर के आंगन में बिस्तर बिछाकर सोए। कहाँ फंस गई, इतनी गर्मी में भारी लहंगा कैसे पहनूंगी। मैंने तो सोचा था एक कॉटन सिल्क वाली कोई अच्छी सी साड़ी पहन लूंगी या फिर कोई सूट, पर ये लोग मुझे भारी लहंगा पहनाकर ही रहेंगे। उस रात सुधा को नींद नहीं आई। एक तो गर्मी, ऊपर से मच्छर, सारी रात बिना लाइट के सब आंगन में सोए। शादी की तैयारी चल रही थी, इसलिए सब सुबह जल्दी उठ जाते थे। सुधा, रसोई में आकर फटाफट मेरे साथ खाना बनवा लो, फिर मैं तुम्हें बाजार ले चलूंगी। लाइट अभी तक नहीं आई, नहाने का पानी भी नहीं है भाभी। हाँ, बाहर से जो हैंडपंप लगा हुआ है भरवा लो। मनोज को बोल तो 2 बाल्टी भर कर ला देगा, उसी से नहा लेना। भाभी मैं भर लाता हूँ। सुधा 2 मिनट रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ, फिर तुम नहा लेना। पर 1 बाल्टी पानी से मैं कैसे नहाऊंगी? अब क्या करे, छोटे शहरों में ऐसे ही होता है। एक बाल्टी पानी से सबको नहाना पड़ा। शाम को सुधा बाजार से लौटी तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसे जबरदस्ती इतना भारी लहंगा खरीदना पड़ा जिसका बिल्कुल भी मन नहीं था। अरे वाह भाभी, लहंगा तो बहुत सुंदर है, आप इसमें बहुत सुंदर लगोगे। बहुत सुंदर लहंगा है, रंग भी बहुत अच्छा है, नीला चटक। पर सुधा को तो पसंद ही नहीं आ रहा था। मैंने जबरदस्ती दिलवाया। दुकानदार कह रहा था ऐसा लहंगा पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा, देखो तो कितनी भारी कढ़ाई है इसके ऊपर। क्यों, तुम्हें क्यों नहीं पसंद आ रहा था सुधा बहू? इतना तो अच्छा है। माँ जी, गर्मी में इतने भारी कपड़े पहनने का मन नहीं है, वैसे ही गर्मी से घबराहट हो जाती है। ऊपर से शादी की चकाचौंध में मुझे पता है मेकअप भी सारा धुल जाएगा। मेकअप वाली से याद आया, कोमल तुम्हें तो शादी के दिन 4 बजे तैयार हो जाना है। मेकअप वाली को और जगह जाना है मेकअप के लिए। हल्दी में पीले कपड़े पहनने और मेहंदी में हरा पहनना है क्या? हाँ भैया, हल्दी में सबको पीले कपड़े पहनने। मैंने तो पहले ही बोल दिया था, शायद आप भूल गए। कोई बात नहीं, आप और भाभी दोनों जाकर अपने लिए येलो कलर के कपड़े ले लो और खुशी वंश दोनों के लिए भी ले लेना। भाभी, आपने तो ले लिए थे ना? हाँ, मैंने सब कपड़े ले लिए, बस अब इन्हीं की तैयारी कर रही हूँ। पता नहीं सुधा, तुमने शादी की कोई भी तैयारी क्यों नहीं की? क्या सब कुछ यहीं से ले रही हो? भाभी, मैंने की थी शॉपिंग, पर मुझे वो कपड़े कोई पहनने ही कहाँ दे रहा है। सब बोल रहे हैं कि हैवी कपड़े पहनो, इसलिए मैंने वो कपड़े निकाले ही नहीं जो लाई हूँ।
कुछ दिन बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। मेहंदी का फंक्शन घर की छत पर ही रखा गया। कि मेहंदी का फंक्शन घर की छत पर रख दिया, कितनी छोटी जगह है, मेहमान इतने सारे बुला लिए। देखो मेरी तो मेहंदी पसीने में धुल गई। अरे मनोज आना, सारे मेहमान तुझे बुला रहे हैं। सुधा, मैं मेहमानों को देखता हूँ, भैया के खास पुराने यार दोस्त हैं। सुधा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था बस जल्दी ये शादी का फंक्शन निपटे और वो ये भारी कपड़े और जेवर उतार फेंके। अगले दिन हल्दी थी। हल्दी की रस्म के लिए सबने पीले रंग के कपड़े खरीदे थे। कोमल भी पीला सूट पहनकर तैयार हुई। गर्मी हद में थी। अरे भैया, हॉल में सब मेहमानों को गर्मी लग रही है, एसी चालू कर दो। सर, हॉल वाले एसी में कुछ खराबी आ गई है। अगर आप कहें तो बाहर गार्डन में हल्दी के लिए अरेंजमेंट में लड़कों को बोलकर करवा देता हूँ। बड़े अजीब आदमी हो भैया, इतनी गर्मी पड़ रही है, शादी का फंक्शन है और तुम कह रहे हो कि हॉल का एसी नहीं चल रहा, खराब हो गया। मनोज बेटा, ये लड़ने का समय नहीं है, लड़के वाले आते ही होंगे। वो लोग शादी के लिए निकल चुके हैं, सारी रस्में वो भी हमारे साथ ही करेंगे। कुछ देर बाद बैंकेट हॉल में लड़के वाले भी आ गए, क्योंकि वो दूसरे शहर रहते थे। लड़कों और लड़की की हल्दी की रस्म शुरू होने वाली थी, पर एसी चल नहीं रहा था। इस वजह से सब पसीने में तरबतर हो रहे थे। अचानक सुधा की नजर कोमल के सूट पर जाती है। कोमल उस समय एक कमरे में तैयार हो रही थी। कोमल, तुम्हें तो अभी हल्दी लगी नहीं, तुम्हारे सूट से सारा पीला रंग निकल रहा है। भाभी, अब क्या करूं, सब मेरे ऊपर हंसेंगे। अभी तो हल्दी की रस्म शुरू भी नहीं हुई और मेरी तो पूरी बॉडी पर ये सूट पीला रंग छोड़ रहा है। कोमल, अब टाइम नहीं है दूसरा पीला सूट खरीदने का, इसी में तुम्हें बाहर जाना होगा। नहीं नहीं भाभी, इसका चेहरा भी पीला हो गया है, मजाक बनेगा, लोग कहेंगे कि सूट का रंग निकल रहा है, कैसा सूट पहना है। आपको नहीं पता, तरह तरह की बातें बनाते हैं लोग। कोमल, मेरे पास एक बहुत सुंदर येलो कलर की साड़ी है, प्लेन है पर हल्दी के फंक्शन में तुम पर बहुत खिलेगी, और साड़ी वैसे भी हल्दी में अच्छी लगती है, मैं तुम्हें अपनी साड़ी पहना देती हूँ। सुधा वो साड़ी बारात में पहनने के लिए लाई थी। जब उसने अटैची में से साड़ी बाहर निकाली तो कोमल पहचान गई। भाभी, आप ये वाली पीली साड़ी तो बारात में पहनने के लिए लाए थे ना, जो भाभी और माँ ने आपको पहनने के लिए मना कर दी थी, तब आपने लहंगा खरीदा था। हाँ, ये वही साड़ी है, पर इसे अभी तुम पहन लो, वैसे भी बारात में तो मैंने लहंगा पहनना है, लाओ फटाफट चेंज कर लो। सुधा ने कोमल को अपनी बहुत सुंदर पीले रंग की साड़ी पहना दी। कोमल उसमें बहुत सुंदर लग रही थी। बाकी फंक्शन भी नाचने गाने और रिश्तेदारों से मिलने जुलने में बीत गए, पर एक कमी बहुत खली और वो थी गर्मी। भरी गर्मी में पसीना बह रहा था। इस वजह से ना कोई अच्छी फोटो आई और ना ही कोई ढंग का वीडियो बना। कपड़े और मेकअप बिल्कुल बेकार हो गए, पर जैसे तैसे शादी निपट ही गई। काम कोई नहीं रुकता, सब हो जाते हैं। अगली सुबह कोमल अपने ससुराल चली जाती है और सुधा अपनी ननद की शादी की खट्टी मीठी यादें लेकर वापस दिल्ली आ जाती है। सोनम, तेरी पांचों नंदे क्या कर रही हैं? वो तो अभी सो रही हैं माँ जी। तो जाओ उनको जगा दो। सोनम उन सबको जगाती है, फिर खुद घर के कामकाज में लग जाती है। तभी उसकी ननद उसे आवाज देते हुए कहती है, भाभी, ओ भाभी। जी दीदी, कहिए, कुछ चाहिए आपको? हाँ, हमारी कॉफी कहाँ है? बिना मॉर्निंग कॉफी के ही हमें जगा दिया। जी मैं अभी बना कर आई। सोनम रसोई में जाकर सबके लिए कॉफी बनाने लगती है। कुछ देर बाद कॉफी बना कर देती है। ये लीजिए दीदी आपकी कॉफी। ओह, थैंक यू भाभी। इसमें थैंक यू की क्या बात है दीदी? ननद मायके में आकर ही तो आराम कर पाती हैं, नहीं तो ससुराल में तो हर वक्त काम ही काम रहता है। अब आप पांचों भी तो कल को अपने ससुराल चली जाओगी, तो वहां तो आपको भी सब काम खुद ही करना पड़ेगा। वैसे आपके बिना नंदोई जी का खाना पीना भी ठीक से नहीं हो पाता होगा ना? क्यों, सही कहा ना? वैसे कब बुला रहे हैं वो आप सबको? भाभी, अभी आपकी शादी को महीना भर ही हुआ है और मुझे तो लगता है आप अभी से हमसे परेशान हो गई हैं, इसीलिए इतनी जल्दी यहां से भगाने की सोच रही हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मायके की शादी के बाद बेटियां इतनी जल्दी वापस ससुराल नहीं जाती, कुछ दिन वहीं रुकती हैं। यस, बिल्कुल सही कहा टीना ने। इन सब बातों से तो अच्छा है कि तुम अब नाश्ता बना लो, हम सबको बहुत तेज भूख लग रही है। जी दीदी, आप सबको क्या खाना है नाश्ते में? आप बता दीजिए, मैं अभी बना देती हूँ। मेरे लिए आलू के पराठे और दही। नहीं नहीं नहीं, मैं इतना भारी नहीं खाऊंगी, मेरे लिए तो इडली सांभर बना दे। इस तरह सोनम की पांचों नंदों ने अपनी अपनी फरमाइशें अपनी इकलौती भाभी सोनम पर थोप दी। सोनम अपना सर खुजलाते हुए रसोई में चली गई और अकेले में बड़बड़ाने लगी। किसी को ये खाना है, किसी को वो खाना है। अरे मेरी कोई माँ अंबे की तरह 10 हाथ थोड़ी न है जो हर हाथ से एक एक काम करूंगी, लेकिन अब नंदों ने फरमाइशें की हैं तो पूरी तो करनी पड़ेगी। जब से उसकी शादी हुई थी, उसकी पांचों नंदे इसी तरह उस पर कोई ना कोई काम थोपती जा रही थी।
वो उन सबकी पसंद का नाश्ता बनाकर उनके लिए परोसती है, जिसके बाद सारे बर्तन भी धोती है। फिर कुछ देर अपने कमरे में आराम करने बैठती है कि तभी उसकी ननद प्रिया वहां आती है। अरे भाभी, पूरा घर बिखरा पड़ा है और तुम मजे से यहाँ आराम फरमा रही हो। घर के काम कौन करेगा? दीदी, मैं बस 5 मिनट रेस्ट करके काम करने ही जा रही थी। हाँ तो जल्दी करो ना भाभी, अगर कहीं कोई अचानक से मेहमान आ जाए तो वो क्या सोचेगा कि इस घर की बहू को घर कितना गंदा रखती है। आराम बाद में कर लेना। सोनम बेचारी थकी हुई थी, फिर भी वो उठकर घर के सारे काम करने लगी, लेकिन उसकी एक भी ननद उसकी मदद के लिए वहां नहीं आई। लेकिन सोनम ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। घर का काम निपटाते निपटाते उसी दिन के 2 बज गए। तभी उसकी ननद उसके पास आई। अरे भाभी, दिन के 2 बज गए, अभी तक खाना नहीं बना क्या? दिन के खाने का समय हो रहा है। क्या 2 बज गए? हे राम, काम करते करते पता ही नहीं चला। दीदी, मैं बस 5 मिनट आराम कर लूं, उसके बाद खाना बनाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाभी, हमें 3 बजे तक खाना चाहिए, उसके बाद हमें थोड़ा रेस्ट भी करना है। थकी हारी सोनम फिर से रसोई में जाती है और सबके लिए दिन का खाना बनाने लगती है। फिर सबको खाना परोस कर वो सबके बर्तन धोकर अपने कमरे में जाती है। तब तक दिन के 4 बज चुके थे। अब तो सोनम भी उनसे परेशान होकर मन ही मन सोचती है, हे भगवान, अब तो हमारी शादी को भी महीना बीत गया, लेकिन ये नंदे हैं कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ये इसी तरह यहाँ पड़ी रही तो मैं तो सूख कर कांटा हो जाऊंगी। लेकिन ऐसे ही काम का सिलसिला चलता रहा। उसकी नंदों को अब वहां पर 4 महीने हो गए और अब 4 महीने पूरे होने के बाद वो अपने ससुराल को लौट रही थी। फाइनली अब मुझे इन 5 से छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा माँ, अब हम चलते हैं। ससुराल जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही ना। हाँ, मन क्यों करेगा जाने का, यहाँ मुफ्त की नौकरानी जो मिली हुई थी। फिर उसकी 5 नंदे विदा लेकर वहां से चली गई। उनके जाने के बाद सोनम बड़ी राहत महसूस कर रही थी। हाँ, आज शादी के बाद पहली बार मैं इस घर में आजाद महसूस कर रही हूँ। अब उसे तरह तरह का खाना भी नहीं बनाना पड़ता था। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत गए और फिर एक रोज। सोनम, आज शाम तुम तैयार है ना? हम दोनों आज मूवी देखने जाएंगे और डिनर भी बाहर ही करेंगे। ठीक है जी, आप जल्दी से ऑफिस से लौट आना, फिर हम साथ में चलेंगे। विराज ऑफिस के लिए निकल गया और सोनम भी घर के कामों में लग गई। अब जल्दी से बाजार से जाकर कुछ सब्जियां ले आती हूँ, फिर माँ जी के लिए खाना बनाकर रख दूंगी। फिर मैं और विराज साथ में पिक्चर देखने चले जाएंगे। शाम के समय सोनम बाजार से सब्जी लेकर लौटी तो उसकी सास ने उससे कहा, अरे सोनम बहू, आ गई तू? चल अब जल्दी से कुछ बढ़िया बढ़िया खाना बनाने की तैयारी कर ले, घर में मेहमान आने वाले हैं। मेहमान? कौन? अरे तेरी 5 नंदे और कौन। उनका फोन आया था, वो 5 आ रही हैं। खैर अच्छा ही है, वैसे भी उनके बिना ये घर सूना सूना लग रहा था। वो आ जाएंगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा। हाँ, और मेरी वाट लगी रहेगी दिन रात काम करके। ये नंदे तो शादी के बाद भी मायके में ही पड़ी रहती हैं। सोनम विराज को फोन करके अपना प्रोग्राम कैंसिल करने के लिए कहती है। फिर बुरा सा मुंह बनाकर रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। कुछ देर बाद उसकी 5 नंदे घर आती हैं। कैसी हो दीदी आप सब? आओ बैठो। हम सब एकदम ठीक हैं। अच्छा माँ, तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ बेटी, लेकिन पहले से कमजोर लग रही हो। भाभी ठीक से खाना नहीं देती क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटी, बस उम्र के हिसाब से अब ज्यादा खाया नहीं जाता। अच्छा माँ, अब हमें बहुत भूख लगी है, भाभी को बोलो जल्दी से खाना लगा दे। हाँ दीदी, आप सब हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अब फिर से वही दिनचर्या शुरू हो गई। सोनम सारा सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती। इतना सारा काम करके एक रोज उसकी हालत ऐसी हो गई कि सोनम चक्कर खाकर गिर गई। उसकी नंदे उसको काफी देर तक आवाज देती रही, लेकिन जब रसोई से कोई आवाज नहीं आई तो प्रिया रसोई में गई, जहाँ सोनम बेहोश पड़ी हुई थी। अरे भाभी, क्या हुआ आपको? वो उसे कमरे में लेकर जाती है और डॉक्टर को फोन करती है। आपके लिए गुड न्यूज है, ये माँ बनने वाली हैं। लेकिन हाँ, ये बहुत ज्यादा कमजोर हैं और आप सबको इनका ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे की जान पर भी बन सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर सभी हैरान हो गए और साथ ही उसकी सास को काम का सारा लोड सोनम पर डाल देने का भी दुख हुआ। देखो रजनी, पायल, प्रिया, नेहा और टीना, तुम्हारी भाभी ने तुम सबके लिए कितना किया है। अब वो ऐसी हालत में है तो तुम्हें उसका ज्यादा ध्यान रखना है और उसे 9 महीने तक बेड रेस्ट देना है। ये सुनते ही 5 नंदों के होश उड़ गए और वो सभी इस बात से बचने लगी। अरे नहीं नहीं माँ, वो ना मेरे उनका फोन आ रहा है तो वो कह रहे थे कि घर में जरूरी काम है, इसलिए मैं आज ही वापस आ जाऊं। हाँ माँ, और मेरी सासू माँ का फोन आया था, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए मुझे जाकर वहां का काम देखना पड़ेगा। इस तरह वो 5 कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से चली जाती हैं। लेकिन सोनम की सास और पति को ये बात अच्छी नहीं लगती। माँ,
मुझे उन पांचों से ये उम्मीद नहीं थी। अब बोल देना उन पांचों से कि आज के बाद कभी मेरी बीवी पर बोझ बनने ना आए। लेकिन बेटा, उन्हें भी तो अपना ससुराल देखना है। माँ, जब मेरी पत्नी ठीक थी तो ये पांचों आराम से 4 महीने यहां रहकर उससे सेवा करवाती थी। तब उनको ससुराल नहीं जाना था, और अब जब उनकी बारी आई तो मुंह चुरा कर भाग गई। उनको बोल देना आज के बाद यहां ना आए। विराज ने बहुत गुस्सा किया, जिसके बारे में विराज की माँ ने उन पांचों को फोन करके बता दिया। इससे अब सोनम को भी अपनी पांचों नंदों के मायके में पड़े रहने से छुटकारा मिल जाता है और अब वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती हैं।